आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब न्यूक्लियस का खोज हुआ और एटम का मॉडल का खोज हुआ कि किस तरह का एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे पहले जो एटम का मॉडल पेश किए थे जे थॉमसन साहब ने, जिसको बोलते थे प्लम पडिंग मॉडल, उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल ने। और उसने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो इस मॉडल से 1920 के दशक में एक कन्फर्म हो गया था कि एटम के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। 1920 के दशक में एक कन्फर्म हो गया कि एटम के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और थियोरेटिकल कैलकुलेशन में कंट्राडिक्शन आ रहा था, जिस कंट्राडिक्शन के कारण एक नया पार्टिकल का जन्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक साहब ने किए और उसके बाद ये मॉडल सही हुआ। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो मॉडल एग्जिस्टेंस में कब आया? जब न्यूट्रॉन की खोज हुई। और न्यूट्रॉन के खोज होने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था और थियोरेटिकल कैलकुलेशन थी, उसमें जो भी कंट्राडिक्शन पॉइंट डेवलप हो रहा था वो सारा पॉइंट में करेक्शन हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि ये न्यूट्रॉन का खोज हुआ कैसे। तो ये जो न्यूट्रॉन का खोज हुआ, वो खोज करने के लिए ये हमारा सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें है एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि हीलियम पार्टिकल को, जिसको हम उससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करने वाला सोर्स है जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं और जनरली इसमें पोलेनियम लेते हैं। उसके बाद एक सीट है बेरिलियम का, बेरिलियम मेटल का सीट है। दूसरा एक पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स का मतलब मोम का एक सीट है। और उसके बाद एक चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने वाली डिटेक्टर है जिसको हम एक सल्फर सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से कोट किए हुए रहते हैं और इससे हमको डिटेक्शन होता है कि चार्ज जो पार्टिकल इस पर हिट करेगी वो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल नहीं है। उसको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड से कोट कर देते हैं। तो बस इतना ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से न्यूट्रॉन का खोज हुआ। तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले एक खोज करने में एक प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ और एक किसने प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो हम इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उनका नाम था वाल्थर बोथे। 1930 के करीब 1930 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वाल्थर बोथे। तब वाल्थर बोथे ने क्या किया कि एक यूरेनियम नहीं, पोलेनियम को लेड के चैम्बर में रखा। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स का पार्टिकल को इमिट करते रहता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। और जनरली हम कंसंट्रेट करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल पर, जिसका
वैल्यू है He+2। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया और इसके सामने लाइट एलिमेंट के एक प्लेट को रखा। अब लाइट एलिमेंट में कौन कौन सा होता है? तो लाइट एलिमेंट का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास छोटा हो, खास करके बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम, ये सब को हम लोग बोलते हैं लाइट एलिमेंट। तो ये बेरिलियम का एक सीट लिया, ये बेरिलियम, तो बेरिलियम का सीट लिया 9 और 4 इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता है। और इस बेरिलियम के सीट को यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया गया और बम्बार्डिंग करने के बाद इसके इस साइड डिटेक्टर लगा दिया गया। ये डिटेक्टर बोलते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन हुआ, ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स He+2। ये अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरिलियम सीट को हिट किया, बेरिलियम के सीट को जब हिट किया तो देखा गया कि यहाँ से एक रेडिएशन निकलने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम जिंक सल्फाइड से कोटेड डिटेक्टर प्लेट पर फॉल कराते हैं तो यहाँ पर कोई चमक, फ्लोरेसेंस डेवलप नहीं होती है। मीन्स यहाँ से कोई लाइट इमिट नहीं हो रहा है। और लाइट इमिट नहीं होने का मतलब ये होता है कि इस पर कोई चार्ज पार्टिकल हिट नहीं कर रहा है। जिंक सल्फाइड के प्लेट पर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल हिट करती है तो वहाँ से लाइट इमिट होता है। तो बाल्थर बोथे साहब ने कहे कि इसका मतलब है कि ये जो रेडिएशन है इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर ये चार्ज, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल होता तो इस पर जब हिट करता, ये रेज जब इसको हिट करता तो यहाँ से फ्लोरेसेंस डेवलप होती, लाइट का इमिशन होता, चमक डेवलप होता। वो सब चमक डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। फिर इन्होंने इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके चेक किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्लेट लगा देते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक साइड निगेटिव प्लेट। तो यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करता। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता, इसको रिपेल करके इस प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता। और इसमें अगर कोई निगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर लेता अपने ओर। लेकिन ए रेज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। एक कन्फर्मेशन हुआ और इस रेज को जनरली नाम रखा गया गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज क्या होता है? एक चार्जलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। इसके बाद बाल्थर बोथे साहब ने क्या किए कि इसके सामने एक प्लेट रखा आयरन को, तो उसको भी पेनिट्रेट किया। एल्युमिनियम को प्लेट रख दिया, उसको भी पेनिट्रेट किया। इसका मतलब इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है अगर ये गामा रेज होगी तब। तो उस समय इसका पेनिट्रेटिंग पावर को चेक किया गया। तो पेनिट्रेटिंग पावर को जब चेक किया गया तो देखा गया कि ये हार्ड मेटल को पेनिट्रेट नहीं करता है।
इसका मतलब है कि एक गामा रेज नहीं हो सकता है, कोई ना कोई डिफरेंट रेज है। तो इतना सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ बाल्थर बोथे के बाद, बाल्थर बोथे के समय 1930 में। बस फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद 2 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर एक वैज्ञानिक ने इसी सेटअप पर फिर एक्सपेरिमेंट हुआ। सेटअप यही रहा, यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल रहा और यहाँ पर बेरिलियम का शीट लगाया गया। ये हमारा बेरिलियम का शीट है, लेकिन यहाँ पर पहले डिटेक्टर लगाया जाता था, उसके जगह वैक्स लगाया गया। यहाँ पर डिटेक्टर न लगा करके यहाँ एक पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का एक शीट रखा गया। वैक्स मीन्स मोम का एक शीट रखा गया और इसके बाद यहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया। यहाँ पर लगाया गया डिटेक्टर और इस डिटेक्टर के शीट को, इस डिटेक्टर के शीट को क्या किया गया कि जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया। इसके सरफेस को जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया। अब अरेंजमेंट चेंज हो गया, सेटअप। तब एक काम किया गया जोलियट क्यूरी के थ्रू 1932 में जोलियट क्यूरी ने ये अरेंजमेंट किया और उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब इसको हिट किया अल्फा पार्टिकल, तो उसी तरह से यहाँ पर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की तरह कोई ना कोई एक रे निकलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इस तरह से निकलना शुरू हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाल्थर बोथे के समय निकला था। लेकिन ये जब पैराफिन या वैक्स के शीट पर हिट करता है, तो इस साइड से एक और पार्टिकल निकलना, एक और इमिजन शुरू हो गया। यहाँ से एक और रेज निकलना शुरू हो गया। और यहाँ से जो रेज निकलना शुरू हुआ, वो इस पर जा कर के जब हिट किया हमारा डिटेक्टर प्लेट पर, ये जब डिटेक्टर प्लेट पर जा कर के हिट किया, तब यहाँ से चमक डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ से लाइट आना शुरू हो गया, फ्लोरेसेंस डेवलप होना शुरू हो गया। तब इन्होंने कहा कि इसका मतलब ही हो न हो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड के कोटेड सरफेस से जब हीट करता है तब ये फ्लोरोसेंट डेवलप होता है, अदरवाइज फ्लोरेसेंट डेवलप नहीं होता है। तब इन्होंने कहा कि अब हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है उसमें कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है। यहाँ वाला रेडिएशन में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ वाला रेडिएशन में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है। तो उसको कैसे पता चला है? तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए, और यहाँ पर एक निगेटिव प्लेट लगा दिया कैपेसिटर का। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर निगेटिव प्लेट। तो यहाँ से इस तरह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होने लगा, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हुआ तब देखा गया कि यहाँ का जो चमक था वो सारा चमक ख़त्म हो गया। ये सारा रेस
जितना भी निकल रहा था यहाँ से वो सब इधर टर्न होने लगा निगेटिव प्लेट की ओर। इधर चमक आ गया, मीन्स अगर इधर जिंक सल्फाइड का कोटेड सरफेस इधर रखने लगते, इस साइड में रखना शुरू किया तो इधर वाला चमक इधर से डेवलप होने लगा। तो चूंकि ये हमारा पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है वो कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट की ओर जा कर के हिट करने लगा, इसका मतलब ये हो न हो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हो न हो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन निगेटिव की ओर होता है। तब जोलियट क्यूरी साहब ने कहा कि जब हम रेडिएशन बेरिलियम पर करवाए अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन, तो यहाँ भी एक रेडिएशन मिल रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इस रे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसी रेडिएशन को जब हम पैराफिन हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड, पैराफिन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड ज़्यादा होती है उसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं, कि जब इस पर जब हम लोग हीट कराए इस रेडिएशन को, तो यहाँ से फिर एक रेडिएशन निकला, लेकिन वो रेडिएशन में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो रहा है और मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहा है। और ये डिफ्लेक्शन चूँकि निगेटिव की ओर होता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज कौन न्यूक्लियस में कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है, इसका मतलब यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है। तो इन्होंने कहा कि जब ये रेडिएशन को बैक से पास करते हैं तब प्रोटॉन का इमिशन होता है। इन्होंने इतना ही स्टेटमेंट दिया। लेकिन इसी पीरियड में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है इटोरे मैजोराना। इटोरे मैजोराना, इटोरे मैजोराना। तो इटोरे मैजोराना ने कहे, उन्होंने अपना एक अलग फिलॉसफी से डील किया, एक अलग थेसिस से डील किया। इन्होंने कहे कि यहाँ से जब हीलियम पार्टिकल का इमिशन हुआ और यहाँ से रेडिएशन स्टार्ट हुआ और ये रेडिएशन से प्रोटॉन निकल गया, तो ये अगर गामा रेज होगा तो गामा रेज में इतनी एनर्जी नहीं हो सकती है कि वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल दे। इसका मतलब ये हो न हो इसमें कोई ऐसा हेवी पार्टिकल है जिस पर चार्ज तो नहीं है लेकिन मास है, और वो मास के कारण इसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा मोमेंटम होने के कारण बेरिलियम के न्यूक्लियस में, बेरिलियम के जो न्यूक्लियस है उसमें ए प्रोटॉन जैसे 4 है, तो हम मान लेते हैं अभी तक तो हमको न्यूट्रॉन के पता ही नहीं चला है, तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 गो प्रोटॉन अभी मान करके चलते हैं। तो 4 गो प्रोटॉन मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो कोई ना कोई पार्टिकल होगा जिसको अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा पार्टिकल है, लेकिन एक कंफर्म है कि कोई भी पार्टिकल होगा इस पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं है। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में जा कर के इसको हिट करता है और हिट करके इसको बाहर निकाल दे रहा है, इसको बाहर निकाल दे रहा है, और ये न्यूक्लियस से बाहर निकाल दे रहा है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मास होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल होगी उसका जो मास होगा वो मास या तो प्रोटॉन के बराबर होगा, नहीं तो प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा होगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा,
क्योंकि अगर इस पर चार्ज रहता तो ए वाला रेज भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता, लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। और इसके हाई मोमेंटम के कारण, इस पर हाई मोमेंटम मास ज़्यादा होने के कारण, ये मोमेंटम के कारण इसको न्यूक्लियस से बाहर कर दे रहा है। ये लॉजिक लगा करके ये एक्सप्लेन किए कि इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल बेरिलियम के सीट से निकला है, ये भी पार्टिकल इसी के न्यूक्लियस से निकला है, क्योंकि यहाँ तो हम हीलियम से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल जा करके इसके न्यूक्लियस के अंदर जब हिट किया है तो ये न्यूक्लियस से ये जो पार्टिकल बाहर निकला है, ये पार्टिकल न्यूट्रल है और इसका मास करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर है। तब ये पार्टिकल पैराफिन में जब इंटर करता है तो पैराफिन के न्यूक्लियस से उसका प्रोटॉन बाहर कर दे रहा है। इसका मतलब ये इसका मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में होगा, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस बात को पब्लिश करने के लिए एटोरे मैजोरेना का फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इस बात को तुम पब्लिश करो मीडिया में, मीडिया को बताओ, इन्फॉर्मेशन दो दुनिया वालों को कि हमने ऐसा ऐसा खोज किया है, ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन किए हैं। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ड्यू टू द अदर फैक्टर, ये बात को इन्होंने आगे पब्लिश नहीं कर पाए, ये साइलेंट हो गए। लेकिन ये सारा ऑब्जर्वेशन को पता चल गया जेम्स चैडविक साहब को कि पेरिस के लेबोरेटरी में ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें एक प्रोटॉन निकला है, एक रेडिएशन, गामा रेडिएशन के थ्रू। तो गामा रेडिएशन के थ्रू एक प्रोटॉन निकला है और वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है पैराफिन के न्यूक्लियस से निकला है। तो ये सारा सेटअप को कैवेंडिश के प्रयोगशाला में, इंग्लैंड के कैवेंडिश के प्रयोगशाला में जेम्स चैडविक साहब और रदरफोर्ड ने, दोनों ने मिल करके ये सारा एक्सपेरिमेंट फिर से वहाँ रिपीट किए और रिपीट कर करके ये सारे घटना को ऑब्ज़र्व किया। और ऑब्ज़र्व करने के बाद कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन भी इसी तरह का था, इटोरे साहब की तरह ही उनका भी कंक्लूजन था। लेकिन इटोरे साहब ने कोई अपनी बातों को मीडिया में पब्लिकेशन नहीं कर पाए, पब्लिश नहीं कर पाए, तो दुनिया को बता नहीं पाए। तो नहीं बताने के कारण इनकी बात को साइलेंट कर दिया गया और इसी बात को ला करके दुनिया के सामने रख दिए जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने यहाँ क्या लॉजिक दिया, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है वो गामा रेडिएशन नहीं हो सकता है। अगर एक गामा रेडिएशन रहता तो गामा के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकाल दे। क्यों? क्योंकि एक है कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट। कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट ये कहता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास गामा रेज का रेडिएशन है, मान लो ये गामा रेज का रेडिएशन है, ये हमारे पास गामा रेज है, ये रेज अगर इलेक्ट्रॉन पर, एटम के इलेक्ट्रॉन पर फॉल कराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और साथ साथ एक फोटॉन्स का इमिशन होगा, फोटॉन्स स्कैटरिंग होगा। मीन्स कुछ एक लाइट एनर्जी इमिट होगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी को हम कॉम्पटन स्कैटरिंग फिनोमेना भी बोलते हैं। मीन्स हमारे गामा रेज के पास इलेक्ट्रॉन को निकालने की शक्ति है,
लेकिन न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकाल सकती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हो न हो कोई न कोई पार्टिकल, हैवी पार्टिकल चल रहा है, और वो पार्टिकल जा करके वैक्स के पैराफिन के न्यूक्लियस से टकरा करके मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहा है, और मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर कर दे रहा है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला रेडिएशन कोई डिफ्लेक्शन नहीं करती है, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है और नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि इससे अब जो भी रेडिएशन है वो रेडिएशन नहीं है, वो पार्टिकल है। और ये कौन सी पार्टिकल है? तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। मीन्स ये यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहा है। जैसे यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा था तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहा है। ये न्यूट्रॉन जब पैराफिन पर हिट कर रहा है न्यूक्लियस से, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, और ये प्रोटॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर डिटेक्टर पर एक फ्लोरेसेंट डेवलप करता है। तो यहाँ से दुनिया के पास संदेश चला गया कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल, एक और नया पार्टिकल खोज लिया गया जिसको बोला गया न्यूट्रॉन। इसका मतलब अब जो हमारे एटम के अंदर पार्टिकल का संख्या हो गया वो 3 संख्या हो गया। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का प्रोटॉन और एक का न्यूट्रॉन। अब जैसे ही न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो बहुत सारे जो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी थी रदरफोर्ड के मॉडल में, वो बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी सॉल्व हो चुका था। उसके बाद एनर्जी और मास को बैलेंस कर करके 1935 में एनर्जी और मास को बैलेंस करके न्यूट्रॉन के मास भी कैलकुलेट कर करके बता दिया गया। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन का मास भी बताया, और इसका मास बताया गया कि न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6752 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हमको पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, और ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होती है, लेकिन इसके पास मास है। ये सारा एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला गया। और निकाले किन्होंने? तो निकाले जेम्स चैडविक साहब ने। ये जेम्स चैडविक ने 1932 में, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बारे में यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन हुआ, और ये बेरिलियम के प्लेट पर इसका फॉल किया गया, तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकलना शुरू हुआ, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डेविएशन नहीं देखी गई। और ये न्यूट्रॉन जब वैक्स या पैराफिन के शीट से जब हिट करता है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलने लगा, जिसको प्रोटॉन कहा गया। और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा जिंक सल्फाइड के कोटेड प्लेट पर फ्लोरेसेंट डेवलप कर रहा है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी दे रहा है। तो इसका कुछ हम एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट है, ये तराजू है, ये बैलेंस मशीन है। कहा गया कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हीलियम एटम है उसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहा कि इसका मतलब है कि तराजू के एक पलड़ा पर 2 हाइड्रोजन को रखें और तराजू के दूसरे पलड़े पर एक हीलियम को रखें, तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2 वो हाइड्रोजन एटम रख देंगे, तो इसको बैलेंस हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। देखा गया कि जब हीलियम एटम को एक पलड़ा पर रखते हैं और दूसरे पलड़ा पर
2 हाइड्रोजन एटम को रखते हैं तो ए झुक जाती है नीचे, मीन्स इसका मास ज़्यादा था। तो फिर इस पर और हाइड्रोजन एटम को चढ़ाया गया, तो यहाँ देखा गया कि 4 हाइड्रोजन एटम चढ़ाते हैं तब जाकर के एक हीलियम एटम को बैलेंस करता है। तो ये उस समय कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। 1920 के दशक में जब रदरफोर्ड ने बताया कि हमारे एटम के अंदर 2 ही पार्टिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो उस समय लोग इस सब कंपेयर करना शुरू किए, नाप तोल करना शुरू किए। तो कहा गया कि जो मॉडल दिए हैं रदरफोर्ड, उस मॉडल के अनुसार ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एलिमेंट का मास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स उस समय कन्फ्यूजन थी कि हो न हो न्यूक्लियस के अंदर कोई न कोई एक आध पार्टिकल और ऐसा है जिसका मास कुछ न कुछ होगा। इसी कारण यहाँ पर एक हीलियम एटम के लिए हमको 4 हाइड्रोजन एटम लगाना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ एक हीलियम रखा गया, 2 हाइड्रोजन रखा गया, बैलेंस नहीं हुआ, इधर झुका रहा। तो 2 हाइड्रोजन एटम इस पर अब और रखेंगे तब ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब एक हीलियम एटम का जो मास होगा वो 4 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होगा। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम जा कर के एक हीलियम एटम को बैलेंस करता है। तो ये जो हमारा अगला जो इसमें एनिमेशन है, ये न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने इस न्यूक्लियस पर अल्फ़ा पार्टिकल से जब बम्बार्डिंग कर करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देखा गया कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट करने लगा और कुछ इक्का दुक्का अल्फ़ा पार्टिकल बैक होकर के रिटर्न हुआ, और इसी को इन्होंने नाम रखा न्यूक्लियस। से एक नया कंसेप्ट डेवलप हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डिंग कर करके एटम के अंदर खोजने का एक नया तरीका स्टार्ट हो गया। तो इस तरीका के बाद फिर यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलोनियम लिया गया। अब पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन होता है, इसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा जाता है जिससे कि रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल है अल्फ़ा बीटा गामा वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा कैंसरस पार्टिकल होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा निकलना शुरू हुआ और बेरिलियम के प्लेट पर इसको बम्बार्डिंग किया गया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए बोथे साहब ने, बालकर बोथे साहब ने किया, और इससे जो पार्टिकल निकला जिसको हम गामा रेडिएशन बोल रहे थे, उसको डिटेक्टर पर फॉल कराया गया। तो देखा गया कि यहाँ से कोई लाइट का इमिशन नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारा चार्ज पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल, लेकिन यहाँ से जो गामा टाइप का रेज निकल रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है और नहीं यहाँ पर कोई फ्लोरेसेंट डेवलप होता है। तो बोथे साहब के बाद फिर जोलियट क्यूरी ने क्या किया कि बेरिलियम के बाद एक फिर वैक्स लगाया, और वैक्स लगा करके फिर प्रोटॉन का इमिशन कराया। तो ये हमारा तो चार्जलेस पार्टिकल है जिसको आगे चल करके न्यूट्रॉन बोला गया। फिर ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, पोलोनियम है, और यहाँ एक सीट रख दिया, ये हमारा बेरिलियम का सीट है। और इस सीट के बाद फिर पैराफिन का वैक्स रखा गया, ये पैराफिन का वैक्स का प्लेट रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ डिटेक्टर रखा गया। ये हमारा है डिटेक्टर, जिंक सल्फाइड से कोटेड है। अब यहाँ से इमिशन होगा अल्फ़ा पार्टिकल, इसको प्रोटॉन डिटेक्टर भी बोला जाता है।
ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को हिट किया तो यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल निकलने लगा, जिसको बाद में न्यूट्रॉन बोला गया। ये पैराफिन के बैक्स में इंटर करने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन निकालने लगा। अब प्रोटॉन जब डिटेक्टर पर हिट करता है तो लाइट चमक आ रहा है, और इसी चमक के बेसिस पर जेम्स चैडविक ने अपने लॉजिक के थ्रू गामा रेज के रेडिएशन के क्रॉम्पटन स्कैटरिंग थ्योरी के बेसिस पर ये बताया कि वहाँ से जो अननोन रेडिएशन हो रहा था, चार्जलेस रेडिएशन, उस पर जिस पर पार्टिकल पर चार्ज नहीं था, एक्चुअल में वो एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रॉन जिसका मास प्रोटॉन के मास के करीब करीब बराबर होगा, और उसका वैल्यू निकाल करके जेम्स चैडविक साहब ने बता दिया 1935 में, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। और ये सारे न्यूट्रल पार्टिकल जो निकला न्यूट्रॉन, उसके सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, और स्टडी करने के बाद ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन जो भी हुई, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसका प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व किया गया, कहा गया कि न्यूट्रॉन are electrically neutral subatomic particle, meaning they have no electric charge। मीन्स न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि न्यूट्रॉन हैव ए मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास कितना, तो 1.67, यहाँ 5 की जगह 32 हो जाता है, इंटू 10⁻⁻27 kg, मीन्स स्लाइटली ज़्यादा है न्यूट्रॉन का मास। अगला ऑब्जर्वेशन कहा गया कि न्यूट्रॉन आर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बट फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये आगे की बात है। मीन्स न्यूट्रॉन टूटता है, अकेला न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में, और एक पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो का, एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह से डीके होता है। मीन्स न्यूट्रॉन अगर स्टेबल है तो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस के बाहर ये स्टेबल नहीं है, ये टूटता है। उसके बाद कहा गया कि न्यूट्रॉन हैव ए हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड कैन पास थ्रू सब्सटेंस लाइक ग्रेफाइट, पैराफिन वैक्स एंड हेवी वाटर। मीन्स कुछ मटेरियल को ये क्रॉस कर सकता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना है कि कुछ मटेरियल को पास कर सकता है, पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकता है, लाइक ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद कहा गया कि न्यूट्रॉन आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स विच गिव्स देम दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब क्वार्क्स क्या है तो फिर आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एटम से को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। फिर आगे रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब फंडामेंटल नहीं है। प्रोटॉन भी टूटता है। प्रोटॉन बनता है किससे, क्वार्क से। अब क्वार्क कितने टाइप के होते हैं तो 6 टाइप का होता है। तो प्रोटॉन को बनाने में क्या क्या लगता है, तो 2 लगता है अप क्वार्क और एक लगता है डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन को बनाने में क्या होता है, तो एक लगता है अप क्वार्क, दूसरा लगता है डाउन, 2 लगता है डाउन क्वार्क। तो क्वार्क से मिल कर करके हमारा न्यूट्रॉन बनता है। तो इसका डिस्कशन अभी समझ में नहीं आएगी, इसका डिस्कशन अलग एक सेपरेट क्लास में होगा, जिसमें पूरा का पूरा क्वार्क्स को तोड़ते हुए हम लोग पहुँचेंगे गॉड पार्टिकल तक। पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि के बनाने के लिए एक फिर नया पार्टिकल डेवलप होगा, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं।
तो अभी सिर्फ इतना जानना है कि न्यूट्रॉन को बनाने में एक अलग पार्टिकल लगता है जिसको बोलते हैं क्वार्क्स, मीन्स न्यूट्रॉन क्वार्क से बनता है, और जो पार्टिकल क्वार्क से बनता है उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करने की शक्ति आती है। उसके बाद है न्यूट्रॉन्स हैव ए लो आयोनाइजेशन पावर, इसको आयोनाइज करने की पावर कम है, मीन्स गैस उससे पास कराने पर ये आयोनाइज नहीं कर पाता है, एंड कैन नॉट आयोनाइज ए गैस, मीन्स जैसे एक्सरे को पास कराते थे, मिल्कन एक्सपेरिमेंट किए थे तो वहाँ पर जब एक्सरे पास कराते थे गैसेस मीडियम में तो एक्सरे को क्या करता था, गैस को आयोनाइज कर देता था, प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन न्यूट्रॉन का जो रेडिएशन हो रही है उसको गैसेस मीडियम से जब पास कराते हैं तो हमारा गैस आयोनाइज नहीं होता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का खोज हो गया। मीन्स अब जो हमारा एटम है ये जो हमारा एटम है बीच में न्यूक्लियस और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और इसके सेंटर पर दो टाइप का पार्टिकल मिला, एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल। इसी के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल गया और इसी के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल मिल गया और एक नेगेटिव पार्टिकल भी मिला। वो नेगेटिव पार्टिकल इस ऑर्बिट के चारों ओर 2, 8, 18, 32, 64, 128 ये सारे जो ऑर्डर होता है होन्स रूल के अनुसार इस ऑर्डर में इसके चारों ओर घूमते रहता है। ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर आया। तो एक हो गया जिस पर कोई चार्ज नहीं मिला, उसको हम लोग नाम रख दिया था न्यूट्रॉन। उसके बाद दूसरा हुआ जिस पर चार्ज मिला, उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और ये चक्कर लगाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर चल करके इस प्रोटॉन को टूटेगा, ये न्यूट्रॉन भी टूटेगा, क्योंकि ये दोनों बना है क्वार्क्स नामक पार्टिकल से। और एक क्वार्क्स में कौन क्वार्क्स, तो एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। ये दोनों का डिस्कशन अलग से करेंगे। तो इतना सारा पार्टिकल मीन्स अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी को फंडामेंटल मान करके चलेंगे। मीन्स हम लोग अभी जो नीट और जेई के सिलेबस के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आगे तोड़ करके क्वार्क्स पर नहीं बढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही फंडामेंटल मान करके चलेंगे और ये मानेंगे कि पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि में यही 2 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको ईश्वर ने बनाई है, जिसको फर्दर हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, और इसको फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इस पर तो चूंकि कोई चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मान करके चलेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिनिमम चार्ज वाला कोई भी पार्टिकल ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मान करके चलेंगे। लेकिन वास्तविकता है कि इससे भी मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क्स में। लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन डेवलप होगा उसमें फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मान करके चलेंगे। अब आगे क्या बात है, न्यूट्रॉन को तो हम लोग खोज लिए। तो जैसे ही न्यूट्रॉन की खोज हुआ तो लोग ने कहा कि ये जो हम यहाँ पर बेरिलियम की सीट है और इस बेरिलियम के सीट पर अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से इस बेरिलियम के सीट से न्यूट्रॉन निकल गया
और ये न्यूट्रॉन को जब हम पैराफिन से पास करते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन निकल गया। इसका मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने का हमारे पास एक आसान रास्ता मिल गया। रास्ता क्या मिला कि न्यूट्रॉन से अगर किसी भी मटेरियल को हिट करेंगे तो उसके एटम के न्यूक्लियस को तोड़ कर करके उससे प्रोटॉन निकाल देगा। और जब प्रोटॉन न्यूक्लियस टूटता है तो एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। और इसी कंसेप्ट पर फिर आगे चल कर के कुछ ही साल के बाद एटम बम बन गया। जैसी न्यूट्रॉन का खोज हुआ और इसका जो तोड़ने का, न्यूक्लियस को तोड़ने का हमको कंसेप्ट मिल गया। कंसेप्ट ऐसे मिला कि अगर हम, ये बेरिलियम है 9 और 4, और इस पर अगर हीलियम से बम्बार्डिंग करते हैं 4 और 2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में 12 और 6 में। तो प्लस यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकल गया। और ये न्यूट्रॉन जब पैराफिन में इंटर करता है तब वहाँ से न्यूक्लियस के प्रोटॉने को निकाल देता है। पैराफिन के जब न्यूक्लियस में जाता है तो ये जो प्रोटॉन है, ये जब जा कर के इससे हीट करता है तो इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और ये अपने इसके अंदर इंटर कर जा रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस को हम तोड़ सकते हैं, अनस्टेबल बना सकते हैं। तब इन्होंने एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उस रेडियो एक्टिव अनस्टेबल यूरेनियम लिया गया 23592 को, और इस पर क्या किया गया कि इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया गया। 0 का मतलब न्यूट्रल, चार्जलेस है। तो इस न्यूट्रॉन को इसके न्यूक्लियस में इंटर कराया गया तो ये न्यूक्लियस टूट गया और न्यूक्लियस टूट कर करके बना दिया बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टॉन 9236 प्लस 3 गो न्यूट्रॉन निकल गया इसके अंदर से। इसके न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ पर साथ साथ करीब 202.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकला। मीन्स एक एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो इतना एनर्जी निकलता है। और ये वाला रिएक्शन अगर लगातार चेन टाइप का कर दें तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलेगा। और उस एनर्जी को अगर डिस्ट्रक्शन में यूज किया गया तो एटम बम बन गया, और उस एनर्जी को कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज किया गया तब वो न्यूक्लियर प्लांट बन गया। मीन्स अब क्या होता है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 वो न्यूट्रॉन निकला, ये जो हमारा 3 न्यूट्रॉन निकला, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर जा कर के यूरेनियम से टकराया और हर एक रिएक्शन में 3-3 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। मीन्स फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकला और हर एक न्यूक्लियर एनर्जी, हर एक रिएक्शन में इतना इतना एनर्जी निकलना शुरू हुआ। मीन्स यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन जा कर के फिर यूरेनियम से टकराया, ये भी जाकर यूरेनियम से टकराया, ये भी जा कर के यूरेनियम से टकराया। तो इस तरह से चेन रिएक्शन, 3-3 का चेन रिएक्शन इतना बड़ा हो गया और इस केस में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला कि एक लार्ज एरिया को विद इन द मोमेंट हम बर्बाद कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रक्शन पर्पस में इसको जब यूज किया गया तो इसी को हम बोलते हैं एटम बम।
और जब इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज किया गया ये सारे एनर्जी को, तो इसको बोला गया न्यूक्लियर प्लांट, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट। तो जैसे न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो कुछ ही समय के बाद एटम बम का भी डिजाइन हो गया। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का खोज कर करके हम एटम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इतना ही हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का इतना ही टोटल कहानी है। और इस पर इतना ही बात याद रखना है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसका मास प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा होती है और ये चार्जलेस है। और इसका मास का वैल्यू कितना होता है वो थोड़ा याद रखना है हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपना कोर्स के अबाउट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो मिलिकन एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लिया। प्रोटॉन पर कितना चार्ज हुआ उसका गोल्डस्टीन के थ्योरी से कैलकुलेशन हो गया। फिर एटम का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के अनुसार आ गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मान करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यही डिफिनीशन है कि इट इज़ द ब्रांच इन विच वी डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज़ इन अ स्टैटिक पोजीशन। मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल जब स्टैटिक पोजीशन में होगा, रेस्ट में होगी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी उसको फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तब वो चार्ज पार्टिकल है कौन? तो वो चार्ज पार्टिकल हमारा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू।